हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य चंदेल और मैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म BHU पाठशाला पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि CUET जो है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले वीडियो में बता दिया था कि CUET जो उसका पैटर्न किस तरीके से है। तो उस पैटर्न के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जो पहला सेक्शन है, जो 3 सेक्शन है, उसमें पहले सेक्शन को जो लैंग्वेज का सेक्शन बनाया गया है और दूसरे सेक्शन को डोमेन का और तीसरे को GT का सेक्शन बनाया गया है। अगर आप लोगों ने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करें और वहां जाकर ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और हमने वहां पे बताया था कि इनमें से क्वेश्चन आने वाला है। तो हम बताया कि मैं जो है हिस्ट्री डोमेन की क्लास ले रहा हूं और हिस्ट्री GT की क्लास भी मैं ही कवर करा रहा हूँ। तो आज की जो हम लोग की क्लास है वो आज की हम लोग की क्लास है कि द रिवोल्ट ऑफ 1857। इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 1857 की क्रांति के बारे में। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं जिससे कि आप लोग की प्रिपरेशन डोमेन और GT की अच्छी तरीके से हो जाए, तो आप लोग हमारे इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जहां से आप लोग को अपनी पूरी प्रिपरेशन आसानी से और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग आज की क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका आज का टॉपिक है द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, 1857 की क्रांति इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चर्चित, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलते हैं डिस्कस करते हैं। तो 1857 की जो क्रांति थी उसके पहले में बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो वो एक कंपनी थी और उसका एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करना, जिससे उन्हें प्रॉफिट मिल सके, प्रॉफिट। लेकिन 100 साल पीछे चलते हैं, हम लोग आ जाते हैं 1757 में। 1757 में क्या हुआ ये सभी लोग जानते हैं। इसमें हुआ क्या कि प्लासी का युद्ध होता है और प्लासी के युद्ध ने जो है भारत की जो स्थिति थी वो अंग्रेजों के हाथों में पूरी तरीके से दे दिया कि आप लीजिए और पूरे भारत पे कंट्रोल कर लीजिए। प्लासी के युद्ध किसके साथ होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सिराजुद्दौला के साथ होता है। सिराजुद्दौला के साथ ये जो युद्ध हुआ था वो उस समय बंगाल का नवाब था और कंपनी से उसके संबंध जो है थोड़े बिगड़ गए थे, जिससे 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, मुख्य सेनापति था मीर जाफर, वो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और इसी प्रकार से इस षड्यंत्र की वजह से जो है सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है और उसे मीर कासिम के द्वारा अंग्रेज रिप्लेस कर देते हैं, मीर जाफर द्वारा। फिर बाद में मीर कासिम द्वारा जो है मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद होता है, उसने जो है उसको अंग्रेजों ने वहाँ का नवाब बना दिया। और इस तरीके से फिर क्या होता है कि फिर से इससे संबंध खराब होते हैं और फिर हम लोग आ जाते हैं 1764 में। 1764 में क्या हुआ आप लोग को ज़रूर से पता होगा कि 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने जो भारतीय इतिहास में एक आमूलचूल परिवर्तन ला दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध में जो है मीर कासिम के साथ कौन कौन से लोग थे। तो इसमें था पहला शासक शाह आलम। शाह आलम के लिए आप लोग जान लीजिए कि शाह आलम द्वितीय जो है उस समय मुगल एम्परर थे। क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल एम्परर कौन थे। इसके अलावा दूसरे शासक का जो नाम है वह सुजाउद्दौला जो है वो उस समय अवध के जो है शासक थे। तो इन दो शासकों की मदद से जो है मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने मिलकर बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, जिसमें सभी लोग को पता है कि अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरीके से हरा दिया और इन लोगों ने जो अपमानजनक संधि करी। फिर इसी के साथ ही अंग्रेजों का भारत में वर्चस्व जो स्थापित हो जाता है और लगभग 100 साल, जब तक कि 1857 का समय आता है, तब तक उन्होंने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया, अपने साम्राज्य को कंसोलिडेट कर लिया। लेकिन चूंकि शासन कंपनी के हाथों में था और कंपनी का एक ही मोटिव था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना है, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे गलत तरीके अपनाए और उन्होंने भारतीयों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर जो है काफ़ी तरीके से उनको उत्पीड़ित किया या उनका शोषण किया। और ये जो एक रिजेंटमेंट था लोगों में वो 1857 में फूट पड़ा और जिसे हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसे बाद में सैनिक क्रांति या फिर यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आदि नाम दिया गया। तो चलते हैं हम लोग बात कर लेते हैं कि मेन काजेस क्या थे, मेन काजेस क्यों ये क्रांति हुई 1857। मेन काजेस
ये 1857 में क्रांति क्यों हुई, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मेन काजेस। तो एक तरीके से 1857 की जो क्रांति थी वो 1857 की क्रांति एक तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मिलिट्री और धार्मिक कारणों का एक कॉम्बिनेशन था, जिसमें सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक कॉज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या इकोनॉमिक कॉज थे जिनकी वजह से 1857 की क्रांति होती है। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ में सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं हैवी टैक्सेशन। आप लोग को पता होगा कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों के ऊपर काफ़ी अधिक मात्रा में टैक्स लगाए, जिनसे उनकी हालत ख़राब हो गई। दूसरा इसमें आप लोग देखिए कि वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी, फ्री ट्रेड। तो आप लोग को पता होगा वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होती है। आप लोग इकोनॉमिक्स भी इस समय क्लास कर ही रहे होंगे। तो वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होता है कि जो सामान भारत से इंग्लैंड जाता था उस पर हैवी इंपोर्ट टैक्स लगता था, जिससे कि यहाँ का सामान वहाँ जाने पर महंगा हो जाता था, सो लोग खरीदते नहीं थे। और जब वहाँ से सामान भारत आता था तो उस पर कोई इंपोर्ट टैक्स नहीं लगता था। सो इससे क्या होता था कि वो सामान जो है सस्ता आता था, तो लोगों में उसकी खरीदने के लिए जो है उसकी, यदि उसका दाम ही कम होगा तो लोग अधिक से अधिक मात्रा में खरीदना चाहते हैं। सो ये वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी। तीसरा आप लोग देख सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो हस्तकला उद्योग था भारत का बहुत ही समृद्ध था और अंग्रेजों ने इसी को टारगेट किया। सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी हस्तकला उद्योग को उन्होंने समाप्त कर दिया, जिससे लोग बेरोजगार हो गए और वो लोग एक तरीके से एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होने लगे। लेकिन फिर वहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, एग्रीकल्चर पर जब शिफ्ट होने लगे अंग्रेज, जब भारत में आए तो उन्होंने एग्रीकल्चर का किया क्या, सबसे पहले कमर्शियलाइजेशन किया, लेकिन उस पर किसी तरीके से ध्यान नहीं दिया, उसका विकास नहीं किया, बस कमर्शियलाइजेशन कर दिया कि आप हमको बस कच्चा माल दें, रॉ मटेरियल दें, बाकी उन्होंने किसी तरीके से उस पर फोकस नहीं किया उसके विकास के लिए। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब वो भारत में आए तो उन्होंने कॉटन के लिए बात की कि आप लोग कॉटन उगाइए, जूट कहा कि आप लोग जूट उगाइए, इसके अलावा इंडिगो जो नील की खेती की बात थी उन्होंने करा, लेकिन किसी तरीके से विकास पर ध्यान नहीं दिया और एग्रीकल्चर भी एक तरीके से बहुत बुरी स्थिति से गुजरने लगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल काजेस क्या थे, क्यों किस तरीके से राजनीतिक स्थिति थी जिसने इस क्रांति को बढ़ावा दिया। तो इसमें सबसे पहले आ सकता है, आप लोग बात कर सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यपगत सिद्धांत की। आप लोग व्यपगत सिद्धांत से जरूर ही परिचित होंगे और इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था, इस सिद्धांत का प्रतिपादक था डलहौजी। आप लोग डलहौजी से परिचित होंगे। उन्होंने ये थ्योरी दी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें कि अगर आपके पास आपका जो उत्तराधिकारी है वो आपका पुत्र नहीं है तो आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, गोद नहीं ले पाएंगे। और इसके बाद दूसरा है सब्सिडियरी अलायंस से आप लोग परिचित होंगे, जिसका नाम है सहायक संधि से तो बिल्कुल सही परिचित हैं आप लोग, जिसे लॉर्ड बेलेजली ने इसे जो है अंग्रेजों की तरफ से प्रतिपादित किया। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये सब्सिडियरी अलायंस था इसे सबसे पहले भारत पे किसने लागू किया, तो वो डुप्ले था, ना कि बेलेजली। डुप्ले ने इस नियम का प्रतिपादन किया था और ये फ्रेंच गवर्नर था, इसने भारत में जो है ये सब्सिडियरी अलायंस को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। तो आप लोग जान लीजिए कि सबसे पहले इम्प्लीमेंट किसने किया था, डुप्ले ने, जो कि एक फ्रेंच गवर्नर था, उसने वेलेजली से पहले किया था। तो इन सब नियमों की वजह से जो है बहुत सारे लोगों में रिजेंटमेंट आ गया। जैसे आप लोग नाना साहब के बारे में जान लीजिए कि नाना साहब जो है वो पेशवा बाजीराव सेकंड के जो है दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड सन थे। इसीलिए जो है जो ये थ्योरी थी अभी मैं आप लोग को बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत सिद्धांत के तहत जो है इनको पेंशन देने से अंग्रेज़ों ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम आपको पेंशन नहीं देंगे, और इनको जो है इनके पुणे से हटा दिया गया और सो यहाँ पे कानपुर में आके रहने लगे, कानपुर में। तो इनके अंदर जो है एक तरीके से विद्रोह भरा हुआ था, जो कि 1857 की क्रांति के समय बाहर निकला, फूट पड़ा। इसके अलावा आप लोग दूसरी बात कर सकते हैं अवध की। अवध को आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। 1857 में अवध को अंग्रेज़ों ने, सॉरी गलती हो गई है, 1857 नहीं 1856 में, 1856 CE में अंग्रेज़ों ने इसे जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और इस पर आरोप लगाया गया माल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो वहाँ का
एडमिनिस्ट्रेशन, कि यहाँ का जो गवर्न हो रहा है जिस तरीके से, यहाँ का जो प्रशासन है वो सही ढंग से नहीं चलाया जा रहा है। इसके अलावा इसी क्रम में जो आप लोग सतारा की बात कर लेते हैं, और बहुत ही फेमस है झांसी की बात कर लेते हैं। झांसी की रानी मणिकर्णिका के बारे में आप लोग जानते होंगे। फिर संभलपुर की बात कर लेते हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग नागपुर की बात करते हैं। इनको भी जो है डलहौजी के नियम के तहत, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत इनको जो है एनेक्स कर लिया गया। इनको अपने अंग्रेजों ने अपने कंपनी के शासन के अंदर ला लिया, जिससे कि उस समय के जो शासक थे उनमें अंग्रेजों के प्रति बहुत ज़्यादा रोष था, जो कि 1857 की क्रांति के समय फूटा। इस तरीके से हम लोग अब अगले कॉज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि था मिलिट्री कॉज। आप लोग मिलिट्री कॉज के बारे में समझिए कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी देश में जो मिलिट्री थी उस समय बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और इसी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? डिस्क्रिमिनेशन। सेना में ही भेदभाव हो रहा था। यूरोपियनों को अधिक पैसा मिल रहा था, अधिक सैलरी मिल रही थी, जबकि इंडियंस को कम सैलरी मिल रही थी। जबकि कठिन काम इंडियंस कर रहे थे, आसान काम यूरोपियन कर रहे थे। ठीक है। और एक इंडियन जो है मैक्सिमम जो सूबेदार के पद तक जा सकता था, ये आप लोग जानते होंगे। और इसी तरीके से सेना में भी रोष था। फिर हम लोग बात करते हैं सोशियो रिलीजियस काजेस क्या थे। सोशियो रिलीजियस काजेस में आता है, जैसे आप लोग को पता होगा कि अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने बहुत सारी सोशल रिफॉर्म्स की। जैसे आप लोग पहला देख लीजिए कि एबोलिशन ऑफ सती। एबोलिशन ऑफ सती आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एबोलिशन ऑफ सती कब हुआ? तो एबोलिशन ऑफ सती की जो डेट है वो है 1829 में हुई थी। ठीक है। और इसे किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका नाम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसने किया था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये वाला चीज़ जो है किया गया, एबोलिशन ऑफ सती। इसके अलावा दूसरा आप लोग देख सकते हैं कि लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरेज। तो आप लोग विधवा पुनर्विवाह के बारे में जानते होंगे। विधवा पुनर्विवाह, विडो रीमैरेज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो कि 1856 में जो है ये नियम बनाया गया। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। और इसमें जो है विद्यासागर का सहयोग लिया गया था। जो विद्यासागर थे उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था, और इस तरीके से 2 लॉज बने थे। लेकिन ये लोग चूंकि अच्छे तो थे, मतलब आज के हिसाब से बहुत अच्छे थे, लेकिन उस समय जो भारत में कंजर्वेटिव थे, उनको लगा कि ये जो है उनके धर्म को समाप्त करने के लिए है, और हमारे ऊपर जो है ईसाइयत जो लादने की बात की जा रही है, हमको बस ईसाई बनाने के लिए सब किया जा रहा है। सो उनके अंदर भी रोष आ गया, और धर्म को बचाने के लिए उन्होंने जो है एक तरीके से रिवोल्ट में भाग लिया, चढ़ बढ़कर। इसके बाद जो मुख्य था, जो सभी लोग सबसे ज़्यादा फेमस है, इमीडिएट कॉज। किसी भी क्रांति के होने के लिए एक तत्कालीन कारण होना आवश्यक है। और उसका जो इमीडिएट काज क्या है? इमीडिएट काज क्या है कि रॉयल इनफील्ड की बात हम लोग करते हैं। अंग्रेज़ों ने उस समय भारत में एक नई बंदूक रॉयल इनफील्ड को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें जो उसके कारतूस था उसको मुंह से खोलना होता था। और सैनिकों में ये बात फैल गई कि उसका जो ये कारतूस है वो जो ग्रीस्ड होता है, उसमें जो लेप लगा हुआ है वो पॉर्क, सुअर के मांस, और बीफ, गाय के मांस से बना हुआ होता है। तो चूँकि पॉर्क जो है मुसलमानों में बैन है, और गाय का मांस हिंदुओं में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, सो इससे जो है हिंदू मुस्लिम दोनों की भावनाएं आहत हुई, और सैनिकों ने जो है विद्रोह कर दिया। और वो विद्रोह स्टार्ट सैनिकों से ही होता है। तो अब हम लोग चलते हैं किस तरीके से एक विद्रोह स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लोग से पूछा जा सकता है कि ये जो विद्रोह हुआ 1857 का, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल भी जो थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। इस क्रांति के बाद गवर्नर जनरल के पद को जो है वायसराय से जो है प्रतिस्थापित किया गया, और जो भारत का पहला वायसराय बना वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ों को जरूर जानते होंगे। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि द बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द स्प्रेड, किस तरीके से ये क्रांति प्रारंभ होती है और पूरे भारत में फैल जाती है। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि बीफ और पॉर्क की जो बात थी, उसके अलावा सैनिकों में एक और बात फैल गई कि जो आटा है उसमें जो है हड्डी का चूर्ण मिलाकर जो उनको खिलाया जा रहा है, और साथ ही साथ बीफ और पॉर्क की जो बात थी वो तो फैली गई थी। सो क्या होता है कि मार्च के महीने में 29 तारीख को 1857 में एक घटना घटती है। ये घटना होती है बैरकपुर। आप लोग जान लीजिए कि बैरकपुर जो है वो आज के वेस्ट बंगाल में है, और उसके एक सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे ने क्या किया। मंगल पांडे के बारे में जान लीजिए कि ये किस 34 नेटिव इन्फेंट्री में थे। 34 नेटिव इन्फेंट्री में एक सैनिक थे। तो आप लोग ये जानिए कि मार्च 29, 1857 में बैरकपुर वेस्ट बंगाल में घटना घटती है, जिसमें मंगल पांडे नामक एक सैनिक जो कि 34 नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे, उन्होंने जो कारतूसों को उपयोग करने से मना कर दिया। और चूंकि इस समय इनके कमांडरों ने इनको फोर्स किया कि नहीं आप यूज़ कीजिए, इसी क्रम में इन्होंने अपने 2 कमांडरों को, जिनका पहले का नाम है बाघ और दूसरा ह्यूसन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने किनकी हत्या की थी। तो पहला था बाघ और दूसरा था ह्यूसन। इन दोनों की हत्या कर दी इस तारीख को, और एक तरीके से क्रांति की बिगुल बज गया। फिर क्या होता है कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, और अप्रैल महीने में आप लोग देखिए कि यहाँ पर जो है सज़ा देने में कितना जल्दी होता है। 29 मार्च को इसने ये कार्य किया है इन्होंने, और अप्रैल 8, 1857 को जो है इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। सबके सामने इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर होता है कि जो म्यूटनी होती है, असली म्यूटनी, जो असली क्रांति स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है मेरठ में। यूपी में आ जाइए आप। मेरठ में क्या होता है, असली म्यूटनी स्टार्ट होती है, और डेट होती है 10 मई महीने के 10वें दिन 1857 में ही मेरठ में एक घटना घटती है। और ओकेज़न होता है, वो समय होता है, क्या होता है समय, कि बहुत सारे सैनिकों ने जो है कारतूसों का उपयोग करने से, मुंह से उनको खोलने से मना कर दिया, और जिससे नाराज़ होकर कमांडरों ने उनके सज़ा दे दी, उनको फांसी की सज़ा दे दी या फिर इम्प्रिजनमेंट कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि 10 मार्च को क्या हुआ कि मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और एक नारा लगा, आप लोग इस नारे से परिचित होंगे, मारो फिरंगी को। इस नारे के तहत जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के बाद क्या होता है कि उन्होंने जेल को तोड़ दिया, और जो सैनिक थे उनको आज़ाद करा लिया, और बहुत सारे कमांडर्स को, यूरोपियंस को, सोल्जर्स को, जो उनके कमांडर थे उनकी हत्या कर दी। और वो उसी दिन जो है दिल्ली की तरफ निकल पड़े, दिल्ली की तरफ। और फिर वो दिल्ली पहुंचते हैं अगले दिन। दिल्ली मेरठ से बहुत नज़दीक, आप लोग को पता होगा। और 11 मई 1857 को वो लोग जो है पहुंचते हैं दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कर्नल रिप्ले उनको रोकने की कोशिश करते हैं, और इसी क्रम में जो है कर्नल रिप्ले की हत्या हो जाती है, उनको मार देते हैं सैनिक। और इसके बाद क्या होता है, ये डेट होती है 11 मई 1857, दिल्ली में पहुंचकर कर्नल रिप्ले की हत्या कर देते हैं ये बागी सैनिक। और फिर अगले ही दिन वो लोग दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं, और 42 वर्ष के बहादुर शाह जफर के बारे में आप लोग ज़रूर जानते होंगे। बहादुर शाह जफर जो है, इनको बहादुर शाह सेकंड कहा जाता है, और इनकी जफर जो इनकी उपाधि थी, क्योंकि ये इस नाम से कविताएं, शायरी, गज़ल लिखते थे। और ये मुगल वंश के अंतिम रूलर थे, लास्ट रूलर थे। और चूँकि क्रांति के समय 82 वर्ष थे और भारतीय एकता के केंद्र थे, तो इनको जो है भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया, जो कि क्रांति का सबसे कमज़ोर पॉइंट साबित हुआ, वीकेस्ट पॉइंट साबित हुआ। ठीक है, तो अब लोग हम चलते हैं कि यहाँ तक तो पता चल गया। अब हम लोग बात करेंगे कि जो मेन सेंटर थे वहाँ पे लीडरशिप किसने प्रदान की, और इस क्रांति को वहाँ पर किसने सप्रेस किया, किसने इस क्रांति को वहाँ पर ख़त्म किया, दबा दिया इसको। ठीक है, तो हम लोग मुख्य मुद्दे जहाँ पर बात करते हैं, पहला हम लोग लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली को जैसे मैंने बताया, जफर वहाँ पे लीडर थे, लेकिन चूंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा था, 82 साल इनकी उम्र थी। सो यहाँ पर जो है बख्त खान जो कि बरेली में जो है सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे, उनको जो है मेन लीडर बनाया गया, उन्हें कमांडिंग सौंपी गई, और 10 लोगों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें से 6 लोग मिलिट्री से थे और 4 लोग जो है सिविलियन थे। ये लोग निर्णय लेते थे, उसको एग्जीक्यूट करते थे।
ठीक है। फिर सप्रेस इसको कौन करता है? सप्रेस करता है जॉन निकलसन। जॉन निकलसन। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने सप्रेस किया था, तो उसका नाम था जॉन निकलसन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब बात करते हैं लखनऊ की। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो शहर था वो था लखनऊ। लखनऊ में जो है कि इसको नेतृत्व प्रदान किया बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। आप लोग को मैंने भी बताया कि अवध को जो है माल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत जो है आरोप लगाकर उसे अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में कर लिया था। फिर क्रांति का नेतृत्व किया हजरत महल ने, और इस क्रांति के समय उनके बेटे बिरजिस कादिर, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय किसे अवध का नवाब बनाया गया, तो बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बना दिया गया। लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर जो है इसको दबाया कॉलिन कैंपबेल ने। कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल यहाँ पर आते हैं। चूँकि यहाँ पर स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तो कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट का प्रयोग किया। गोरखा रेजिमेंट के प्रयोग के तहत जो है लखनऊ में क्रांति को दबा दिया गया। इस तरीके से हम लोग अपने तीसरे स्थान की तरफ मूव ऑन करते हैं, और वो स्थान है कानपुर। तो वीडियो स्टार्ट हुआ तो मैंने वहीं आप लोग को बताया कि कानपुर में कौन आके रह रहा था पुणे से, वो थे नाना साहब। नाना साहब, नाना साहब का यहाँ पे पूछा जाता है, कभी बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनका वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम जो मिलता है वो धुंधु पंत। इनका वास्तविक नाम था धुंधु पंत। इन्होंने क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया, और इनके कॉन्फिडेंट थे तात्या टोपे। तात्या टोपे। और इनका वास्तविक नाम था, जैसे इनका वास्तविक नाम धुंधु पंत था, तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि इनका वास्तविक नाम क्या था, और इनका नाम वास्तविक नाम था पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। फिर क्या होता है, इस क्रांति को किसने सप्रेस किया, तो उसका नाम था कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल। यहाँ भी कॉलिन कैंपबेल आते हैं और क्रांति को दबा देते हैं। नाना साहब नेपाल भाग जाते हैं, और तात्या टोपे जब नाना साहब नेपाल चले जाते हैं तो वो आके, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्रांति का बिगुल बजाते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम अपने अगले स्थान जैसे झांसी की तरफ मूव ऑन करते हैं। सभी लोग को पता होगा झांसी के बारे में, बहुत ज़्यादा सीरियस देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज़ इस पर बनी हुई हैं। अभी मणिकर्णिका आई थी, कंगना रनौत की मूवी आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो उसमें जो है झांसी के बारे में बताया गया। झांसी तो काफ़ी फेमस है। तो झांसी में नेतृत्व किया किसने? लक्ष्मीबाई ने। लक्ष्मीबाई। इनका पूछा जाता है इनका वास्तविक नाम तक क्या था, तो इनको इनके पिता मनु के नाम से पुकारते थे, और इनका वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। इनके पति का नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव, जिनकी मृत्यु हो जाती है, और इनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो एक बेटे को गोद लेती हैं जिनका नाम रखती हैं दामोदर राव, जिन्हें जो है दामोदर राव, जिन्हें डलहौजी ने स्वीकारा नहीं, इसीलिए इन्होंने क्रांति का बिगुल बजा दिया। और इसके बाद इसको किसने दबाया? इस क्रांति को जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज ने दबाया। और जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि इनके साथ जो टोपे भी आके मिल चुके थे। जनरल ह्यूरोज ने इस क्रांति को यहाँ पे जो है सप्रेस कर दिया था। लेकिन आप लोग को बता देना चाहते हैं, यहीं बता दें कि ह्यूरोज ने क्रांति के बाद जब रानी की मृत्यु हो जाती है, तो कहते हैं कि इस पूरे युद्ध के दौरान रानी ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा हिम्मत वाली मतलब कि रिबेल थी, सबसे ज़्यादा हिम्मत वाली या ब्रेव सोल्जर थी, ह्यूरोज इनके लिए कहता है। इस तरीके से हम लोग बढ़ते हैं अगले शहर के बारे में, जहां हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं इलाहाबाद इलाहाबाद के बारे में लोग डिस्कस कर लेते हैं। इलाहाबाद के बारे में, तो इलाहाबाद में जो है क्रांति का नेतृत्व किया लियाकत अली ने। लियाकत अली ने। और इलाहाबाद में क्रांति को किसने दबाया था? उसका नाम था कर्नल नील। कर्नल नील। ठीक है। इसके बाद दूसरा शहर जो है उसकी तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं, रोहिलखंड। रोहिलखंड में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो उनका नाम है बहादुर खान। बहादुर खान ने अपने आप को वहाँ का शासक घोषित कर लिया, और मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर का गवर्नर खुद को कहा। लेकिन इसके बाद फिर हम लोग अगला बात करते हैं फैज़ाबाद की। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फैज़ाबाद से। फैज़ाबाद में जो क्रांति का नेतृत्व किया उसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। क्वेश्चन ये पूछा जाता है
एक बार एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पे बीएचए में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति में दक्षिण भारत क्रांति से अछूता रह गया था, लेकिन किस व्यक्ति ने दक्षिण से उत्तर भारत में आकर क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया? तो यही व्यक्ति थे मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने फैजाबाद में क्रांति का नेतृत्व किया। इसी के साथ ही साथ हम लोग यही बात कर लेते हैं तात्या टोपे की। तात्या टोपे पहले जो है नाना साहब के साथ थे, नाना साहब चले जाते हैं नेपाल, तो तात्या टोपे रानी के साथ आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के साथ। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद भी जो है क्रांति जारी रखते हैं। बाद में इनको जो है 15 अप्रैल 1859 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको जो है फांसी की सज़ा दे दी जाती है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है इनको, ठीक है। तो इस तरीके से तात्या टोपे भी यहाँ पे ख़त्म किए जाते हैं। इस तरीके से आप लोग देखिए कि एक छोटे से टाइम पीरियड में किस तरीके से क्रांति स्टार्ट होती है और पूरे भारत में फैल जाती है। लेकिन यहाँ बात करने इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्रांति भारत में लगभग नॉर्थ इंडिया में और इस तरीके से वेस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ही फैलती है। दक्षिण भारत जो है क्रांति के समय बिल्कुल क्वाइट था, शांत था, और पंजाब प्लस बंगाल जो थे वो दो स्टेट्स में जो थे जो भी प्रभाव था वो बहुत ही कम था, बहुत ही कम प्रभाव था। इसका एक कारण ये था कि 1857 की क्रांति से पहले भी बहुत सारी क्रांति जो है हुई थी, जिनको अंग्रेज़ों ने यहाँ बहुत ही निर्ममता से दबा दिया था और लोगों में इतना हिम्मत नहीं था कि वो फिर से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ठीक इस तरीके से हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें जफ़र की बात करते हैं। दिल्ली में अधिकार करने के क्रम में जो है जफ़र के बेटों को जो है मर्डर कर दिया, सारे बेटों को मार दिया जाता है, जिससे कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचता है। और मुग़ल एम्पायर जो है यहीं पर ऑफिशियली यहाँ 1857 की क्रांति के बाद ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जफ़र को जो है रंगून भेज दिया जाता है, रंगून की जेल में भेज दिया जाता है, जहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होती 1862 में हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कहाँ था? म्यांमार में था, म्यांमार, रंगून म्यांमार में था, ठीक है। जफ़र की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आप लोग आगे बात कर सकते हैं कि कुछ और इम्पॉर्टेंट स्थान है, जैसे मेरठ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो उसका नेतृत्व किया था कदम सिंह ने, कदम सिंह। इसके अलावा जैसे मथुरा में किसने इसका नेतृत्व प्रदान किया था? तो देवी सिंह का नाम आता है। गोरखपुर में गजाधर सिंह का नाम आता है। इसके अलावा सुल्तानपुर की जब हम बात करते हैं, सुल्तानपुर में जो क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नाम निकल कर आता है शहीद हसन का। इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, हालांकि ये जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कि ये क्रांति जो 1857 की हुई क्यों फेल हो गई। 1857 में स्टार्ट होती है और 1859 तक अंग्रेज जो है इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं और बता देते हैं कि नहीं नहीं, आप उतने योग्य नहीं है कि आप भारत को कंट्रोल ले सकें। तो ये क्रांति क्यों फेल हो गई? अब हम बात करते हैं फेल्योर की, क्यों ये क्रांति फेल हो गई। तो इसमें सबसे पहला जो बात आता है वो आता है लैक ऑफ नीडेड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग जाने कि किसी भी क्रांति को सफल होने में ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और 1857 की जो क्रांति थी वो अच्छी तरीके से सुसंगठित तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थी, सुसंगठित तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं थी। दूसरा आता है कि डिसयूनिटी, इंडियंस में जो डिसयूनिटी थी कि वो हम लोग को क्रांति में सफल नहीं होने दिया। इसके अलावा अगला है कंप्लीट नेशनलिज्म की जो बात थी, कंप्लीट नेशनलिज्म। आप लोग नेशनलिज्म के बारे में ज़रूर जानते होंगे। जो राष्ट्रवाद था वो कंप्लीटली भारतीयों में नहीं दिखा 1857 की क्रांति के समय। जैसे आप लोग उस समय जानते होंगे सिंधिया, होलकर, निज़ामों ने क्रांति में भाग ही नहीं लिया, बल्कि अंग्रेज़ों का साथ दिया कि आप लोग क्रांति को दबा दीजिए। और इस तरीके से जब कंप्लीट नेशनलिज्म नहीं दिखा तो हमारा क्रांति जो है वो थोड़ी कमज़ोर पड़ गई और अंग्रेज़ों ने बहुत आसानी से क्रांति को दबा दिया, ठीक है। इसके तरफ आप लोग देख सकते हैं कि अगला कारण जो है ना, मेनी मोटिव्स। आप लोग जब भी देखेंगे कि जो सारे जो लड़ रहे थे, हालांकि वो बहुत ही ईमानदारी से लड़ रहे थे, लेकिन उनके पास एक कोई स्पेशल या एक यूनिफॉर्म, उनके पास कोई उद्देश्य नहीं था कि क्रांति के बाद क्या करेंगे। वो बस अपने लिए लड़ रहे थे। तो ये जैसे झांसी की रानी जो है झांसी के लड़ रही थी, नाना साहब खुद के लिए लड़ रहे थे। इस तरीके से जो लोग थे वहाँ पर एक
सेंट्रली मतलब कि सेंटर में जो था वो कोई नेता नहीं था। वो जो नेता थे जफर थे और वो बहुत ही वीक थे, जैसा मैंने पहले बताया, उसीलिए ये क्रांति जो फेल हो गई। इस तरीके से मेनी मोटिव्स का होना ये जो है क्रांति को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। इसके अलावा आप लोग देखिए कि आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट बिफोर ड्यू, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग को जान लीजिए कि 31 मई 1857 को डेट दी गई थी कि ये क्रांति जो है एक साथ पूरे देश में की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही क्रांति 29 अप्रैल को मंगल पांडे द्वारा स्टार्ट की जाती है, जिससे जो है क्रांति जो है लगभग 1 महीने का टाइम होता है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पर जो ये क्रांति होती है और अंग्रेजों को एक टाइम मिल जाता है कि वो क्रांति को आराम से दबा सकते हैं। फिर आप लोग बात करते हैं लैक ऑफ कैपिटल, धन का अभाव। क्रांतिकारियों के पास धन की बहुत कमी थी, जिससे उनके पास अस्त्र शस्त्र अच्छी मात्रा में अच्छी क्वालिटी में नहीं उपलब्ध थे, जिससे वो लोग अंग्रेजों का कम्पीट नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय अंग्रेज बहुत अच्छी प्रकार के बंदूक इस तरीके का उपयोग कर रहे थे और हम लोग तलवार ऐसे हथियारों का यूज़ कर रहे थे, जिससे हमको क्रांति में पराजय का मुँह देखना पड़ता है और क्रांति पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाती है। लेकिन क्रांति हुई तो इसका कुछ न कुछ तो सिग्निफिकेंस ज़रूर रहा होगा, कुछ न कुछ तो इसका आउटपुट ज़रूर निकला होगा। अगर आप कुछ इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट ज़रूर निकलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आउटपुट ना आए। तो इसमें पहला है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आप लोग देखेंगे कि इस क्रांति में जो है हिंदू मुस्लिमों ने साथ मिलकर इस क्रांति को लड़ा और बताया कि हम लोग कम्युनल नहीं है। 1857 के पहले देश में कम्युनिज्म नहीं था और उन्होंने कंधे से कंधे मिलाकर अंग्रेजों का विरोध किया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर आई नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। इस क्रांति के समय लोगों में नेशनलिज्म नहीं था, लेकिन क्रांति के बाद देश में जो है एक उत्साह भर गया, जिसका उपयोग बाद में गांधी जी ने किया और देश को आज़ादी दिलाई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे, जैसे कुछ व्यूज़ की बात करते हैं। व्यूज़ ऑन नेचर ऑफ रिवोल्ट, कि जो क्रांति थी इसका नेचर कैसा था, व्यूज़, ठीक है। तो बहुत से लोग इसको डिवाइड करते हैं सिपाही म्यूटिनी, सैनिक विद्रोह के बारे में इसको कहा जाता है कि एक सैनिक विद्रोह मात्र ही था। तो इसमें बहुत सारे लोगों का नाम लिखा जा सकता है, जैसे सैयद, यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग ऐसे जान लीजिए कि इस समय इसको किन लोगों ने सिपाही आंदोलन मात्र ही कहा। तो इसमें सबसे पहला नाम आएगा सर सैयद अहमद खान का, फिर मुंशी जीवन लाल और उसी समय के थे दुर्गा प्रसाद बंदोपाध्याय। ये तीनों लोग जो थे, सर सैयद अहमद खान, मुंशी जीवन लाल और दुर्गा प्रसाद बंदोपाध्याय, ये उस समय जो है कंटेम्प्रेरी लेखक थे, समकालीन लेखक थे और उन्होंने इसे जो है कहा कि एक सिपाही विद्रोह मात्र ही था। इसके अलावा स्टीनले के बारे में आप लोग जान लीजिए कि भारत के ये जो है स्टेट मिनिस्टर थे, इन्होंने भी कहा कि बस एक सैनिक विद्रोह मात्र ही था। इसके अलावा आप लोग बात कर लीजिए जॉन लॉरेंस, इन्होंने कहा कि हाँ ये क्रांति थी। फिर भारत के प्रख्यात इतिहासकार आरसी मजूमदार ने भी इसे बस एक सैनिक क्रांति की उपमा दी है। इसके अलावा फिर जैसे इसको किन लोगों ने कहा कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अलावा भी इसको क्या कहा गया, नेशनल मूवमेंट या नेशनल स्ट्रगल। तो सबसे पहले आप लोग इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वी डी सावरकर ने इसे कहा कि ये जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, वी डी सावरकर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने सबसे पहले इसे कहा कि ये नेशनल मूवमेंट था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। इसके अलावा इनका साथ देते हैं कार्ल मार्क्स, के.एम. पनिक्कर, ए.एल. श्रीवास्तव, ईश्वरी प्रसाद और ताराचंद, ये कुछ थे और बहुत से लोगों ने इसको जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या नेशनल स्ट्रगल की कहा। इसके अलावा जैसे इसको रेशियल स्ट्रगल भी कहा गया, रेशियल स्ट्रगल इसको नाम दिया गया। और रेशियल स्ट्रगल इसको किसने नाम दिया, उसका नाम था मेडली जो है उन्होंने इसको रेशियल स्ट्रगल कहा, ये अंग्रेज लेखक हैं। इसके अलावा इसको रिलीजियस स्ट्रगल किसने कहा कि ये जो है हिंदू मुस्लिमों ने क्रिश्चियनों के विरोध में जो है क्रांति करी थी, तो इसका नाम दिया था रीज ने। तो इन लोगों के नाम आप लोग ज़रूर देखें, इसको रेशियल स्ट्रगल कहा मेडले ने, रिलीजियस स्ट्रगल कहा रीज ने।
इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण आप लोग को बताना चाहते हैं हम टी.आर. होम्स। ये बहुत बार पूछा गया है टी.आर. होम्स के बारे में। ये प्रख्यात इतिहासकार हैं। इन्होंने इसको क्या नाम दिया? सिविलाइजेशन बार्बेनिज्म कि ये सभ्यता और असभ्यता के बीच का संघर्ष था। ये अंग्रेजियत और हिंदुस्तानी के बीच में एक संघर्ष था। इसको टी.आर. होम्स ने नाम दिया। इसके अलावा एक दूसरा था कि आप लोग ज़रूर जानते होंगे, आउटड्रम के बारे में आप लोगों ने बात की, जानते होंगे। आउटड्रम जो है, आउटड्रम और टेलर, ये दो लोग थे और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया गया है। इसको कहा गया हिंदू मुस्लिम कंस्पिरेसी। हिंदू और मुस्लिमों का ये एक तरीके से षड्यंत्र था क्रिश्चियनों के खिलाफ, क्रिश्चियनिटी के खिलाफ हिंदू मुस्लिम एक षड्यंत्र था। और इसको आउटड्रम और टेलर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि हिंदू मुस्लिमों ने कॉन्स्पिरेसी करी थी क्रिश्चियनों के खिलाफ। तो इस तरीके से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आप लोग को आर.सी. मजूमदार के बारे में बात की। आर.सी. मजूमदार का स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। आप लोग से एनटीए क्वेश्चन दे सकता है कि सिर्फ स्टेटमेंट दे दे और पूछे कि इसे किसने कहा। तो उनका स्टेटमेंट है द सो कॉल्ड। तो आप लोग का टाइम भी अप हो गया है क्लास का, लेकिन हम लोग जल्दी देख लेते हैं कि आर.सी. मजूमदार ने कहा कि द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल एंड नॉर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ना ही ये पहला था, ना ही नेशनल था, ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ऐसे पूछा सकता। इनकी बुक का नाम है सिपाही म्यूटनी एंड रिबेलियन 1857। इसके अलावा वी.डी. सावरकर, आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वी.डी. सावरकर ने इसको सबसे पहले कहा था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आप लोग ज़रूर से याद रखेंगे। इनकी बुक का नाम है, बहुत बार पूछा जा सकता है, इनकी बुक का नाम है इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा यश सेन बहुत ही प्रख्यात इतिहासकार हैं, जिन्होंने 1957 में, ध्यान दीजिएगा, 1957 में एक बुक लिखी। बुक का इनका नाम है, पूछा जा सकता है, 1857। बुक का नाम ही 1857, जिसमें इन्होंने लिखा कि एक क्रांति जो धर्म को लेकर स्टार्ट हुई थी, वो जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिणित हो गया। ठीक है, इस तरीके से सर सैयद अहमद खान की भी एक बुक है जिसका नाम है कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, और कार्ल मार्क्स की एक बुक है द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और इसकी प्रवृत्ति को बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा अब हम लोग लास्टली डिस्कस कर लेते हैं इम्पैक्ट की। तो जैसे हम लोग बता दें कि हम लोग बस इस पे एक तरीके से ओवरव्यू रख रहे हैं कि किस तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं, और यहाँ पर ओवरव्यू देखकर बस देखिए ठीक तरीके से। तो पहला इम्पैक्ट क्या था कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत शासन का अधिकार जो कंपनी से ले लिया गया और इसका अधिकार जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्राउन को दी गई। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ क्या हुआ, एक पद बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर होता था, जो भारत में होने वाले सभी अफेयर्स के प्रति जो जिम्मेदार था। उस पोस्ट का नाम क्या था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसके बाद एक और चीज़ होती है गवर्नर जनरल जो है, इसको जो है वायसराय से रिप्लेस कर दिया गया, वायसराय से अब गवर्नर जनरल वायसराय बन गया। फिर आप दूसरा देखें कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी, मैंने आप लोग को बताया था डलहौजी ने इसका प्रतिपादन किया था, इसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। फिर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल का जो है अंग्रेज़ों ने भारत में अपना नया अधिकार बनाया, डिवाइड एंड रूल। अब वो जो है हिंदू मुस्लिम को टारगेट करने लगे, शासकों को अपने मिलाकर शासन करने का प्रयास करने लगे। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ जो थी, जो इस सप्रेशन में, आंदोलन को दबाने में जो पैसा खर्च हुआ था, उसको अंग्रेज़ों ने भारतीयों से ही वसूला, किसी न किसी रूप में भारतीयों से वो टैक्स के रूप में या फिर किसी न किसी रूप में जो है अपने पास वापस ले लिया। फिर हम लोग बस अंतिम है ये हम लोग का व्हाइट म्यूटनी। इस क्रांति के बाद जो कि 1857 से 1859 तक चली, उसके बाद एक क्रांति और होती है व्हाइट म्यूटनी, श्वेत क्रांति, जो 1859 से लेकर 1861 तक चलती है। ये क्रांति क्या थी?
ये क्रांति अंग्रेज़ों ने, यूरोपियनों ने अपने क्राउन के खिलाफ ही की थी, क्योंकि जो है वो जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन थी उसमें कुछ छेड़छाड़ किया गया था, इसीलिए उन्होंने इसका विद्रोह किया और ये क्रांति जो सक्सेसफुल थी, इनकी जो मांगें मान ली गई थी और क्राउन ने इनके सारे अधिकार इनको वापस दे दिए थे। ठीक है, इसके बाद दो चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि उस समय ब्रिटेन की रानी थी विक्टोरिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस समय ब्रिटेन की रानी कौन थी? विक्टोरिया। और वहाँ के उसमें प्रधानमंत्री थे हेनरी जॉन टेम्पल, ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे। फिर लास्टली अंतिम स्लाइड है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र हुआ था 1 नवंबर 1858 को। उस समय जो भारत के नए गवर्नर जनरल नए वायसराय बन चुके थे, कैनिंग ने इलाहाबाद में जो है पढ़ा था और उसमें बताया गया कि फ्यूचर में हम किस तरीके से शासन करने वाले हैं, उसकी सारी रूपरेखा दी गई थी। इस तरीके से आज हम लोग जो 1857 की क्रांति को पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया कि ये बस एक ओवरव्यू था, किस तरीके से हमारी क्लासेस, पेड क्लासेस चलती हैं, उनके बारे में डिस्कस था। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग अपना तैयारी को एक एज देना चाहते हैं, CUCT से आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आने के लिए चाहत रखते हैं, तो इस नंबर पर जो है कि जो कि हमारे भैया का नंबर है, जो हमारे सर का नंबर है, जो हमारी फैकल्टी जो देखती है, इस पर आप लोग कॉल करिए और हमारा जो है पेड बैच आप लोग ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।